क्लियर है। चलिए कल जो है कल न्यूमेरिकल 2.19 तक सॉल्व कर लिए थे। आज चलते हैं फिर आगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब कुछ क्लियर है। आज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो अतिरिक्त प्रश्नों का सॉल्यूशन किया था वो 2.19 तक हो गया था। आज हम उसी के आगे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए 2.20। तो 2.20 पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए सभी बच्चे अपनी किताब में इस न्यूमेरिकल को पढ़िए। क्या है? ए और बी त्रिज्याओं वाले दो आवेशित चालक एक तार द्वारा गोले एक तार द्वारा एक दूसरे से जोड़े गए हैं। दोनों गोलों के पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्रों में क्या अनुपात है? तो हम पहले इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए दो हैं चालक गोले, एक ए और दूसरा बी। इनको एक चालक तार द्वारा जोड़ा गया है। ये त्रिज्याएं दी गई, इसकी त्रिज्या है ए और इसकी त्रिज्या है बी। तो इनको ए बी गोला भी मान लीजिए। तो इसके विभव को हम मान लेते हुए इसका विभव मान लेते हैं VB। समझना बात। इस पर आवेश मान लें QA और इस पर आवेश मान लें QB। तो एक बात याद रखना होगा कि जब चालकों को एक चालक तार से जोड़ दिया जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उनमें आवेश का पुनर्वितरण होने लगता है। और आवेश के पुनर्वितरण के तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। तो इसका मतलब जब ये चालक तार से जुड़े होंगे तो इन दोनों गोलों के विभव समान होंगे। क्या होंगे? समान। तो जब इन दोनों गोलों के विभव बेटा समान होंगे तो इसका मतलब VA इक्वल टू VB। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखो 1/4πε0 इंटू QA अपॉन A स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 QB अपॉन A, यहाँ पे B। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो QA अपॉन QB इक्वल टू आ गया A अपॉन B। इक्वेशन डाल दीजिए फर्स्ट। अब इसके बाद इसमें जो निकालना है वो सॉल्व करना है कि इन दोनों गोलों के पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्रों में क्या अनुपात है। तो अब देखो इस गोले का वैद्युत क्षेत्र ए गोले के लिए EA इक्वल टू 1/4πε0 QA अपॉन A स्क्वायर तथा B के लिए EB इक्वल टू 1/4πε0 QB अपॉन B स्क्वायर। इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो इन दोनों का जब रेशियो बेटा निकालेंगे तो EA अपॉन EB इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4πε0 QA अपॉन A स्क्वायर बटे में 1/4πε0 QB अपॉन B स्क्वायर। तो 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा QA अपॉन QB और इनटू में B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट EA अपॉन EB, इसका मान है A अपॉन B इंटू
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इससे इसकी वैल्यू पावर कैंसिल हो गए, अतः ई ए अपॉन ई बी इक्वल टू बी अपॉन ए, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात आ जाएगा। इसके बाद इसी में दूसरा पार्ट ये दिया गया है, पूछा गया है, प्राप्त परिणाम को यह समझाने में प्रयुक्त कीजिए कि किसी एक चालक के तीक्ष्ण और नुकीले सिरों पर आवेश घनत्व चपटे भागों की अपेक्षा अधिक क्यों होता है। तो देखो यहाँ पे इस टॉपिक को हम इसी का उपयोग करेंगे, लेकिन शर्त दूसरी रहेगी। माना किसी चालक के अलग अलग भागों की वक्रता त्रिज्याएं स्मॉल ए व बी हैं, ऐसा मान लिया। अब इसके बाद यही इसमें पूछा कि एक एक नुकीला मान लो, ए भाग को हम तीक्ष्ण मान लें और इसको मान लें चपटा, ठीक। तथा चालक का प्रथम भाग दूसरे भाग की तुलना में नुकीला है या तीक्ष्ण है। तो जब ये नुकीला है तो इसका तात्पर्य हो गया, अर्थात ए इज लेस देन बी, यानी ए इज लेस देन बी। समझ रहे हो, ये इसकी इस भाग की हमने त्रिज्या जो है कम कर ली और इसकी जो है ज्यादा कर ली, चपटा होगा तो ज्यादा हो जाएगी, तो ए इज लेस देन बी इसमें हो गया। तो अब इसी से हम इनके इन्हीं भागों के अगर हम पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा ए और सिग्मा बी ले लें, माना इन भागों पर आवेश क्रमशः क्यू ए व क्यू बी है, ये मान लिया। इन भागों पर जो आवेश है वो ये है क्यू ए और क्यू बी। तब अगर हम इसके लिए पृष्ठ घनत्व निकालें, तब सिग्मा इक्वल टू क्यू ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर तथा सिग्मा बी इक्वल टू क्यू बी अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर, यानी कि ये जो भाग है इसके लिए 4 पाई ए स्क्वायर और उसके लिए 4 पाई बी स्क्वायर। इसकी वक्रता त्रिज्या ए है, इस पर आवेश ये है। अब देखते हैं इन दोनों का अनुपात निकालें। तो अनुपात में क्या है, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा क्यू ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। ये जानते हो पृष्ठ घनत्व, और पृष्ठ घनत्व जो होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल लिख दिया गोले का, तो ये हो गया। इधर आ जाएगा क्यू बी अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर, तो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हुआ, इधर मिला क्यू ए अपॉन क्यू बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब उसने कहा कि इस पहले वाले भाग का उपयोग करिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन बी
इंटू में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी बराबर बी अपॉन ए, ये सूत्र हो जाएगा। अब इसमें चूंकि सिग्मा ए सॉरी चूंकि ए इज लेस देन बी, इसलिए सिग्मा ए इज ग्रेटर देन सिग्मा बी, यानी कि तीक्ष्ण किनारों का जो पृष्ठ आवेश पृष्ठ घनत्व है वो चपटे किनारों की तुलना में अधिक हो जाएगा, चपटे भाग की तुलना में अधिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चालक के तीक्ष्ण व नुकीले सिरों पर आवेश घनत्व चपटे भागों की तुलना में अधिक होता है। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा सभी को। बताओ बेटा जल्दी से, जल्दी, जैसे क्लियर हो जाया करो तुरंत जो है लिख दिया करो क्लियर या यस, जो भी है। जल्दी करो, बहुत बढ़िया, सबको आ जाएगा। ये याद रखिए, इस तरीके से इसके हम टॉपिक को ये मानेंगे, समझ रहे हो। चलिए अब अगले सवाल पर। अब देखिए 2.21 सवाल है बेटा, जीरो बिंदु 0, 0, ध्यान से देखें, ये निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित है। बिंदु 0, 0, माइनस है तथा बिंदु 0, 0 पर दो आवेश क्रमशः -q और +q स्थित हैं। बिंदुओं 0, 0, z तथा x, y, 0 पर स्थिर वैद्युत विभव क्या है? मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी स्मॉल r पर विभव की निर्भरता ज्ञात कीजिए, जबकि r/a इज ग्रेटर देन 1 या a इज लेस देन r हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद सी पार्ट भी निकालना है, तो पहले हम ए और बी पार्ट को सॉल्व करते। पहले तो प्रश्न दिया है, प्रश्न से देखिए, ये मूल बिंदु है, इससे आप एक अक्ष इधर बना दीजिए और एक अक्ष इधर बना दीजिए, तो ये बना लीजिए। तो अब इसमें क्या करिए कि इस अक्ष को z मानो, और चूंकि z के निर्देशांक बिंदु में दिए गए हैं ये, तो यहां से इतना और यहां से इतना, ये एक बिंदु चूंकि माइनस दिया गया है और एक बिंदु दिया है प्लस में, ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में, ऐसे दिए गए हैं। तो अब इस पर क्रमशः उसने कहा है, क्रमशः -q और +q आवेश रखे हैं। देखो ये बिंदु है ए, मान लिया, तो इसकी वैल्यू 0, 0, -a, इस पर कैसा आवेश रखा है? -q। इधर बिंदु मान लीजिए बी, 0, 0, a, यानी यहां से यहां तक की दूरी a और यहां से यहां तक की दूरी a, इस पर रखा बेटा +q आवेश। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि ये दो ध्रुव का निर्माण कर रहा है, यहां से a और यहां से a, क्योंकि शर्त में, प्रश्न में क्या दिया गया है? r/a इज ग्रेटर देन 1, या हम यहीं से लिख सकते हैं
स्मॉल इज लेस देन आर। ठीक, तो अब इसमें पहले पार्ट पे चलते हैं। तो पहला पार्ट है बिंदुओं 0,0,z और बिंदुओं x,y,0 पर स्थिर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो बेटा बिंदु देखो पहले ए पार्ट। ए, चूंकि बिंदु 0,0, z 0,0, बताओ 0,0, यहाँ पे अगर हम लें ये यहाँ से यहाँ तो द्विध्रुव हो गया। यहाँ पे हमारा ये बिंदु आया, मान लो P, 0,0, तो ये बताओ इस द्विध्रुव की अक्ष पर पड़ेगा, किस पर पड़ेगा? द्विध्रुव की। चूंकि बिंदु 0,0, निर्मित वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर है, इसलिए द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव V बराबर, या VZ लिख दीजिए, VZ बराबर अक्षीय स्थिति में विभव का सूत्र जानते हो, 1/4πε0 T अपॉन 1/4πε0 T अपॉन, अब इसका पूरी वैल्यू पहले लिख सकते हो, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी R² माइनस, अब यहां से इसके बिंदु से इसको भी देख लो, इसकी जो डिस्टेंस होगी ये Z होगी इससे, तो इसके लिए R की जगह पर Z आ जाएगा, Z² माइनस A², ये बन जाएगा। ठीक है, और अब इसमें शर्त, क्योंकि उसने कहा है चूंकि R/A, कौन सी इसमें, अच्छा अंगली वाले में कहा, ठीक, तो यहाँ पे यही रहेगा, ये रहेगा, ये R/A जो है इसमें है बी पार्ट बताया। अब देखो, अब कौन सा बिंदु लेना है, तथा बिंदु x, y, z, 0, देखो, तथा बिंदु x, y, और 0, तो x, y, 0, तो जो बेटा ये x अक्ष है ना, ये रहेगी, ये y अक्ष है, ये y अक्ष है, ये रहती x अक्ष ऐसी रहती, ध्यान देना, ये रहेगी, तो ये जो है लंबवत हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये जो बिंदु होगा ये द्विध्रुव के कैसा हो जाएगा, लंबवत, यानी हम लिख सकते तो था बिंदु x, y, 0 द्विध्रुव के लंबवत है, अर्थात निरक्षीय स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है, स्थिति में है, अतः इस
बिंदु पर विभव v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये ध्यान रखिए, x कामा y कामा x कामा y कामा क्या हो रहा है बेटा, जल हो रहा है बहुत ज्यादा। दिखाई नहीं दे रहा क्या, बिल्कुल क्वालिटी सही कर लीजिए, धुंधला हो जा रहा है। यहाँ मेरी स्क्रीन में तो बेटा सही दिखाई दे रहा है। गोविंद साहू, धुंधला हो रहा है क्या? अब देखिए साफ हो गया। चलिए, नेटवर्क का कोई इशू रहता होगा, इसलिए डल हो रहा है। चलो, अब देखिए ये इतना समझ में आ गया। एक बार और देखो, ये वाला जो बिंदु है 0,0,z, ये इसकी अक्ष पर पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर सूत्र हो जाएगा vz बराबर 1/4πε0 p अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो वो आर की जगह पर क्या है, जेड है। ठीक, बिंदु x कामा y कामा 0 द्विध्रुव के लंबवत है, अर्थात निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव जो होता है वो शून्य होता है, तो इस बिंदु पर 0 हो जाएगा। अब इसके तीसरे पार्ट में पूछा है कि बी नंबर में मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी स्मॉल आर पर विभव की निर्भरता ज्ञात कीजिए, और जबकि आर अपॉन ए इज ग्रेटर देन 1। तो अब देखो, इससे मूल बिंदु से, तो अब जैसे ये मूल बिंदु है, तो इससे मान लो हमने कोई बिंदु यहां ले लिया, ये, तो ये कोण मान लो थीटा है, तो ये व्यापक स्थिति है। इस पर अगर हमें वैद्युत विभव लिखना है, तो व्यापक स्थिति पर ये मान लो डिस्टेंस है आर, तो व्यापक स्थिति में बेटा बी में ये रिजल्ट आ जाएगा, द्विध्रुव की, लिख दोगे आप लोग, द्विध्रुव की व्यापक स्थिति में विभव, इसका सूत्र भी जानते हो, v बराबर, इसको p डैश, v बराबर 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसमें शर्त लगा देंगे, चूंकि r अपॉन ए इज ग्रेटर देन 1, तो इस बिंदु पर हो जाएगा v बराबर 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर v की निर्भरता r के साथ कैसी है, v व्युत्क्रमानुपाती, ये पूछा गया। इसके बाद इसमें ये तीसरे पॉइंट में पूछ रहा है, सी नंबर पे, एक्स अक्ष पर बिंदु 5,0,0 से बिंदु 7,0,-7,0,0 तक एक परीक्षण आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो एक्स अक्ष बेटा इसके लंबवत है, कहाँ है लंबवत, तो लंबवत स्थिति में जो वैद्युत विभव होगा वो कैसा होता है, शून्य। एक्स अक्ष इसके कैसी है, लंबवत, तो लंबवत स्थिति में वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो इसमें आप लोग लिख देंगे कि सी नंबर, बिंदु
5,0,0 व -7,0,0 द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में होंगे। किस स्थिति में? द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में होंगे, इसलिए वह -7,0,0 तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर आवेश गुणा विभवांतर, आवेश मान लो Q है, विभवांतर हो गया 0, अर्थात वैल्यू आ जाएगी 0। इसके बाद इसमें कह रहा है कि यदि परीक्षण आवेश को उन्हीं बिंदुओं के बीच x अक्ष से होकर ना ले जाएं तो क्या उत्तर बदल जाएगा? तो इसके लिए याद रखना है, संरक्षी क्षेत्र में या संरक्षी वैद्युत क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र होगा, संरक्षी क्षेत्र में कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता, यानी उसके मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए कार्य सदैव कैसा होगा? इसलिए कार्य सदैव शून्य होगा, यही इसमें पूछा गया। यानी जब वर्क डन जो है वो उसके सर्किट पर यानी क्लोज मार्ग पर निर्भर नहीं करता, जो कार्य निर्भर नहीं करता है, तो इसलिए प्रत्येक स्थिति में जो कार्य होगा वो चाहे जैसे आप ले जाइए कैसा निकलेगा? शून्य निकलेगा। तो ये बेटा सी पार्ट हो गया। अब ये बताओ ए बी सी तीनों पार्ट समझ में आ गए सबको? बताइए जल्दी। जल्दी लिखो बेटा जल्दी। मयंक, अभिषेक, जल्दी करिए। गोविंद, यस, क्लियर। चलिए इस तरीके से हो जाएगा। फिर अगले सवाल पर। अगला सवाल है, नीचे दिए गए एक चित्र में एक आवेश विन्यास जिसे विद्युत चतुर्ध्रुवी कहा गया, ठीक है, और दर्शाया गया है, यानी उसमें 4 पॉइंट हैं, इस तरीके से आवेशों के, ठीक है। चतुर्ध्रुवी के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए R पर विभव की निर्भरता के प्राप्त कीजिए। निर्भरता पूछी गई है, तो निर्भरता के लिए क्या है देखो, जो ये 2.22 सवाल, ये इस तरीके से एक चतुर्ध्रुव बनाया गया है, यहीं पे 2 आवेश हैं, और ये रखा है आपका Q, इधर -Q, इधर भी -Q, और ये Q प्लस का, इसकी ए डिस्टेंस, इसकी भी ए डिस्टेंस। अब यहां से एक बिंदु R दूरी पर दिया गया है P,
इस पर वैद्युत विभव निकालना है। तो बेटा देखो, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस ए, और इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस ए। तो बहुल आवेशों के कारण विभव, इसके कारण इस पर निकाल लो, इसके कारण इस पर निकाल, और इन दोनों को मिला लोगे तो ये -2q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2q। तो -2q के कारण इधर, और +q के कारण +q के कारण। ठीक, तो चित्रानुसार लिख दीजिए, चित्रानुसार बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर 1/4πε0 ले लीजिए कॉमन, अंदर आपका आ जाएगा, देखो Q/R प्लस ए -2Q/R, इससे इसकी दूरी R है, और ये प्लस Q/R माइनस ए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो V बराबर 1/4πε0, यहाँ से जो एलसीएम बन जाएगा वो R इंटू आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए। तो इस जगह पर जो आएगा वो R इंटू आर माइनस ए माइनस, और Q और कॉमन कर दो, यहाँ से Q और कॉमन कर लिया तो ये हो गया R इंटू आर माइनस ए, और इधर आ जाएगा -2 इंटू, इधर बन जाएगा R प्लस ए और इंटू में R माइनस ए, ये आ जाएंगे आगे, प्लस यहाँ पे एक बचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा R इंटू आर प्लस ए, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो देखो, अब इसमें पूछा यही निकालने को है कि R की निर्भरता देखनी है, और R जो है इस पर R/A इज ग्रेटर देन इस पर प्रदर्शित करना। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करो क्या रिजल्ट आएगा देखो, इनके मल्टीपल करो, V बराबर Q/4πε0, इसका अंदर गुणा करो R² माइनस RA, इस पर अंदर माइनस, ये हो जाएंगे R² माइनस A², और उसमें 2 का गुणा कर दें, तो 2 का जब गुणा कर दोगे तो 2R² और -A² तो प्लस 2A²। इधर देखो R² प्लस RA, और नीचे बचेगा R, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा R² माइनस A²। अब इसमें से कुछ वैल्यू देखो कैंसिल होगी, ये R² प्लस का है, और ये माइनस का 2R² कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा बेटा V बराबर Q/4πε0, यहाँ से आ जाएगा RA प्लस 2A² और माइनस RA, ये और कैंसिल हो जाता है, ये वाला टर्म सॉरी कैंसिल हो गया, तो आपका बचा केवल कितना, 2A² बटे में R और इंटू में R² माइनस A²। ठीक, तो अब इसमें जो है इसको अंदर जब इसको फैला कर लिखोगे तो R जो वैल्यू आ रही है R, इससे R को क्या करो, R² को कॉमन कर लो, तो R² को जब कॉमन करोगे तो यहाँ पर जो मान आएगा वो ऐसे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, Q/4πε0 और इंटू में, या ऐसे लिख लो 1/4πε0 Q इंटू 2A² अपॉन, यहाँ से R² जब आपने कॉमन किया तो ये बन जाएगा R³ और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस A² अपॉन R², ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 1 माइनस A² अपॉन R²। अब वहां पर रिजल्ट ये दिया गया है
कि R अपॉन, ये बताया गया है, क्या बताया गया कि R अपॉन A इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब हो गया कि A इज लेस देन R। क्या हो गया? चूंकि R अपॉन A इज ग्रेटर देन 1, इसलिए A इज लेस देन 1। तो जब ये होगा तो इसकी तुलना में इस टर्म को क्या करेंगे? निग्लेक्जिबल मान लेंगे। तो आपका बचेगा V बराबर 1/4πε0 Q इंटू 2a² अपॉन R3। ये आ जाएगा, अर्थात V व्युत्क्रमानुपाती R, V व्युत्क्रमानुपाती R3, यानी वैद्युत विभव R के साथ इस प्रकार से निर्भर करेगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है। अब इसने पूछा है कि उसी में ये कहा है, निर्भरता प्राप्त कीजिए, अपने परिणाम की तुलना एक विद्युत द्विध्रुव व एकल विद्युत द्विध्रुव के लिए प्राप्त परिणामों से भी कीजिए। तो इसमें आया है व्युत्क्रमानुपाती R3, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में V जो होता है वो V व्युत्क्रमानुपाती R² होता है, तथा किसी ध्रुव के कारण V व्युत्क्रमानुपाती R। तो ये देखो, इसमें ये आया अच्छी स्थिति पे ये होता है, और किसी एकल ध्रुव के कारण V व्युत्क्रमानुपाती R, चूंकि V, इनके सबके सूत्र याद होने चाहिए। यहाँ से V बराबर 1/4πε0 P अपॉन R², और इसके लिए लिखा जाता है V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R। तो इससे इसको लिखा, इससे इसको लिखा, और इससे इसको लिखा। तो ये हो जाएगा 22 नंबर सवाल। आ जाएगा सबको? बताइए बच्चों जल्दी। सब कर लेंगे? यस त्रिवेदी, तीसरी लाइन समझा दीजिए। गोविंद साहू, तीसरी लाइन 1 2 3 ये। अच्छा ये बेटा, इसमें क्या हुआ है कि इसका R का R-A में मल्टीपल हो गया, फिर इसका इसमें मल्टीपल हो गया। तो जब ये A प्लस बी और A-B के रूप में लिखा है, तो इसको जो है हमने एक शॉर्ट कर दिया। इसका मतलब हो जाएगा R² - A², और उसमें 2 का गुणा हुआ है, तो ये हो गया -2R² + 2A²। और यहाँ पर R का अंदर मल्टीपल हो गया, तो R² + RA। तो ये सब वैल्यू आपस में जो जहाँ कैंसिल हो रहे थे वो कैंसिल हो गए, बाकी रिजल्ट ये आ गया। ठीक है बेटा? गोविंद, क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगले टॉपिक पर, अगला सवाल। देखिए, पढ़ा जाए, पढ़िए सभी बच्चे। 2.23 देखो क्या है। एक वैद्युत टेक्नीशियन, ध्यान से सवाल को पढ़ें, 1 किलो वोल्ट विभवांतर के परिपथ में, यानी कि 1000 वोल्ट के 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की आवश्यकता है। एक वैद्युत टेक्नीशियन को 1 किलो वोल्ट विभवांतर के लिए जो संधारित्र चाहिए वो 2 माइक्रोफैरड का है, लेकिन उसको जो कंस्ट्रक्शन वाले व्यक्ति ने, ठेकेदार ने, 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र
उसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करा दिए। ठीक, उसके पास केवल 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र रखे हैं, समझ गए। अब उसमें से उठा के वो 2 माइक्रोफैरड का अपना बना ले। तो अब उसने कह रहा है कि जो 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र है वो 400 वोल्ट से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकता। यानी उसके ऊपर अगर 400 वोल्ट का विभवांतर आपने लगा दिया, अधिक लगा दिया 400 वोल्ट से, तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, कोई संभव विन्यास सुझाइए जिसमें न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता हो। तो अब बेटा 1000 पर उसको लगाने थे और 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र चाहिए था, लेकिन उसके पास अवेलेबल कितने हैं? केवल 1 माइक्रोफैरड के। ठीक, और जो कि 400 वोल्ट से अधिक वोल्ट का वोल्टेज सहन नहीं कर सकते। तो अब देखिए इसमें कैसे हम अरेंजमेंट करें। इसका अरेंजमेंट इस तरीके से, मान लीजिए कि एक श्रेणी क्रम पंक्ति है, ये इसमें n संधारित्र, ऐसे ये जो संधारित्र लगे हैं ये n है, n संधारित्र ये श्रेणी क्रम में जुड़े एक रो में। ठीक, अब इसी तरीके की m पंक्तियां मान लीजिए, इसी तरीके की m पंक्तियां मान लीजिए, और ये इस प्रकार ये हो गई m पंक्तियां। एक समायोजन ऐसे बना के देखिए कैसे किस तरीके से सॉल्व होता है। यहां लगाना है आपको 1000 वोल्ट। ये n कॉलम हो गए। ठीक, और m कॉलम हो गए, और n इस तरीके से संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ जोड़ के इस प्रकार से बना लिया। ठीक, तो ऐसा समायोजन बनाना है तो हो सकता है काम बन जाए। तो इसके लिए दिया गया है कि आपके पास प्रत्येक, अब जब ऐसे आपने जोड़ दिया 1000 वोल्ट प्रत्येक पंक्ति ले रही, कितना वोल्ट? 1000, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो आइए अब इसको सॉल्व करें। पंक्तियों के पास टोटल वोल्टेज 1000 है और हमने क्या किया है, प्रत्येक पंक्ति में n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो प्रत्येक संधारित्र का वोल्टेज कितना हो जाएगा? प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर, ध्यान देना, 1000 बटे n, कितना? 1000 बटे n। अब सवाल में चलते फिर एक बार पलट के देखिए। उसने कहा कि जो 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, ये सब मान लीजिए 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र हैं, 400 वोल्ट से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकते। तो अब बताइए, प्रत्येक संधारित्र का हमने वोल्टेज निकाला 1000 अपॉन n, और जिसकी वैल्यू 4000 से ज्यादा, 400 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कम ही रखी जाए। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया श्रेणी क्रम में जुड़े न्यूनतम संधारित्रों, श्रेणी क्रम में जुड़े, तो कम से कम ऐसे संधारित्र किए जाएंगे प्रत्येक पर 400 से कम वोल्टेज पड़े। तो श्रेणी क्रम में जुड़े न्यूनतम संधारित्रों की संख्या, तो बेटा न्यूनतम संधारित्रों की संख्या के लिए ये होनी चाहिए 1000 अपॉन n इज लेस देन 400,
या यही मान अगर आगे लिखें तो होना चाहिए 1000/400 इज लेस देन n। क्या होना चाहिए? 1000/400 इज लेस देन n। तो आप बताइए, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ गया 2.5 इज लेस देन n। अब चूंकि n जो है ये इंटीजर है, n क्या है? पूर्णांक है। चूंकि n एक पूर्णांक है इसलिए n इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3। अब बताओ 2.5 तो संधारित्र आधा संधारित्र तो हो नहीं सकता, तो जो 2.5 आया है उसके स्थान पे आप कितना ले सकते हो? मतलब 2 से ज्यादा तो है ही, तो 2 से ज्यादा का मतलब कितना है? 3 है। तो इसका मतलब n न्यूनतम पूर्णांक जो होगा, तो जो न्यूनतम पूर्णांक है उसकी वैल्यू हम कितनी पुटअप कर सकते हैं? 3 इस आधार पर। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने श्रेणी क्रम में यहाँ पे 3 संधारित्र जोड़े हैं और उसकी बना दी है m पंक्तियां। कितने संधारित्र जोड़े हैं? 3। और प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है बताओ? तो जो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में होगा, तो प्रत्येक पंक्ति की धारिता, देखो प्रत्येक पंक्ति की धारिता आप कितनी हो जाए? मान ले रहे हम सी डैश बराबर C/n, यानी कि 1/3 माइक्रोफैरड। इसकी 1 है, प्रत्येक की 1 दी गई है, तो जब 1 है तो इसमें इस पंक्ति की धारिता 1/3 हो गई, इस पंक्ति की हो गई 1/3, इस पंक्ति की 1 हो गई। तो m पंक्तियों की कुल धारिता इसकी हो गई 1/3। तो m पंक्तियों की क्या हो जाएगा बेटा? या तो हम यहाँ पर C/n लिख लें, मान लो हमने n जोड़ी थी तो n लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे C/n या 1/n। और इसी की हमने वैल्यू निकाल रखी है 3। 3 हमारे कम से कम है, तो 1/3 माइक्रोफैरड। ठीक, ये ध्यान देना, इसमें ये शर्त दी गई है कि 1000 वोल्ट पे बनाना है और प्रत्येक को 400 वोल्ट से अधिक देना नहीं है। तो कितने हो? तो 400 का जब आप भाग लगाएंगे इसमें, क्योंकि इनका विभवांतर इसका विभवांतर समान है, तो जब आप भाग लगाएंगे तो 2.5 आएगी, और जो की वैल्यू n से कम होनी चाहिए। ठीक, और n एक क्या है? इंटीजर है। तो जब इंटीजर है तो इसके लिए हम n बराबर 3 लिख सकते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या 3 लिख लिया। तो इसका मतलब हमें यह प्राप्त हो गया कि यहाँ पे जो श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े हैं वो कितने जुड़े हैं? 3। तो उसमें प्रत्येक पंक्ति की धारिता आप कितनी हो गई? इसकी 1/3, इसकी 1/3, इसकी 1/3, इसकी 1/3, यानी कि m पदों तक जाना है। कहां तक ले जाना है? m पदों तक। तो m समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की m पंक्तियों की कुल धारिता। तो अब बेटा देखो, m पंक्तियों की कुल धारिता जब आप इसमें निकालेंगे तो क्या निकलेगी? समांतर क्रम में m पंक्तियां हैं तो क्या प्राप्त होगी? समांतर क्रम में जुड़ी m पंक्तियों की धारिता क्या हो जाएगी? अब देखो सबके लिए, जब इसकी 1/3, इसकी 1/3, इसकी 1/3, इसकी 1/3 या 1/n मान लीजिए एक समय के लिए, वो इसकी 1/n, इसकी 1/n, इसकी m पंक्तियों तक, तो m पदों तक जब ये चली जाएगी तो जुड़ती चली जाएगी। ठीक है, और टोटल सवाल में कितनी दी गई? 2 माइक्रोफैरड, यानी कि इसका पूरा संयोजन टेक्नीशियन को कितना बनाया है इसने? 2 माइक्रोफैरड का बनाना है। तो देखो 1/n प्लस
1/n प्लस 1/n प्लस डॉट 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 प्लस m पदों तक, और इसकी बराबर टोटल कितनी धारता है, 2 माइक्रोफैरड। तो यहां से हो जाएगी m/n इक्वल टू 2, अर्थात m बराबर 2 इंटू एन, यानी कि 2 गुणा 3 बराबर 6। तो कितनी पंक्तियां आ गई, 6 पंक्तियां आ गई। ये भी समझ गए। टेक्नीशियन को टोटल कितनी धारता बताई गई थी, 2 माइक्रोफैरड। उसने जब ऐसा समायोजन बना लिया तो अभी इस पूरे समायोजन की धारता 2 माइक्रोफैरड है। तो इसका मतलब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 m पदों तक बराबर कितना होना चाहिए, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है। अब इसके बाद यहां से सॉल्व किया तो क्या आ गया, 6 आ गई, 6 पंक्तियां आ गई, और प्रत्येक पंक्ति में कितनी उसको कैपेसिटर को जोड़ा गया। तो न्यूनतम आवश्यक संधारित्र, न्यूनतम आवश्यक संधारित्र बराबर m इंटू एन, यानी 6 इंटू 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 18 संधारित्र चाहिए एक एक माइक्रोफैरड। कितने, 18। बताओ बेटा, आ जाएगा सबको, चेक कर लीजिए इसको, आ जाना चाहिए। देखो फटाक से चेक कर लो, देख लीजिए जल्दी से, सबको आ जाएगा, समझ में आ गया। जब एक बार लगाओगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक सवाल और देख लीजिए, फिर समाप्त किया जाए ना। ट्वेंटी 24 पे आ जाओ सभी बच्चे। 24 में क्या है कि 2 फैरड वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल क्या है, जबकि पट्टिकाओं का पृथक्कन 0.5 सेंटीमीटर, यानी उनके बीच की दूरी कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। जैसे मान लो एक पट्टिका ये है, एक पट्टिका ये है, दोनों के बीच d इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ये इसका हमें क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल मान लो a है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। धारता दी है प्रश्न से c इक्वल टू 2 फैरड। तो इसको बेटा जब सॉल्व करोगे c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, तो c हो गया आपका, यहां से पहले a की वैल्यू लिख लो, तो a बराबर c इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू है 2 फैरड, और इंटू में d है 0.5 इंटू 10⁻⁻² अपॉन इसका मान 8.85 आप रख देंगे, 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है। तो जब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से 1.13 इंटू 10⁹ मीटर स्क्वायर, या लगभग 1130 किलोमीटर स्क्वायर आती। कितनी आती, 1130 किलोमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू। यानी कि ये जो प्लेट का क्षेत्रफल है, यही पूछा तो यही गया है, तो इसी को लिख दोगे 1130 किलोमीटर स्क्वायर। अब आगे इसमें कह दिया है कि अपने उत्तर से आप यह समझ जाएंगे कि सामान्य संधारित्र माइक्रोफैरड या कम परसर के क्यों होते हैं। ठीक है। तथा विद्युत अपघटन संधारित्रों की धारता कहीं अधिक 0.1 फैरड होती है, क्योंकि चालकों के बीच अति सूक्ष्म पृथक्कन होता है। तो जब अगर इतनी प्लेट बना नहीं सकते संधारित्र की जिसका क्षेत्रफल 1130 किलोमीटर हो, तो जब इतना आप बनाएंगे तभी
आपकी धारता फैरड में आएगी। ठीक है, इसीलिए साधारण संधारित्रों की धारताएं जो होती हैं वो माइक्रो फैरड में लिखी जाती हैं, जिससे उनका प्लेटों का क्षेत्रफल जो है कम रहता है। बताओ, ये सब आप क्लियर हो गया सभी को? फिर आज के लिए सभी को नमस्ते एक बार फिर मेरी तरफ से, आप सबको और आपकी पूरी फैमिली को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं।